हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ द न्यूक्लिक एसिड। इस सेशन में हम देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड कब डिस्कवर हुए, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज, इट्स फंक्शन। व्हेनेवर समवन आस्क यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लिक एसिड, तो सबसे पहले क्लिक क्या करता है हमारे द डीएनए। तो इज इट ओनली द डीएनए दैट मेक अप द न्यूक्लिक एसिड और इज इट समथिंग एल्स? व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टी एज वेल एज किस टेस्ट देता है ये, का स्ट्रक्चर कैसा होता है, why it holds a lot of importance now. Okay, so let's begin. Welcome again guys. न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड से अगर हम डिस्कस करेंगे तो दे आर बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल। व्हाट दे आर मैक्रोमोलिक्यूल जनरली इन ऑल दी सेल। जनरली अगर हम सेल का स्ट्रक्चर देखें, उसकी फिजियोलॉजी पढ़ें, उसमें मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल ये स्टडी करने की, so we observe that four major biomolecules are found in the cell. What are they? They are the lipids, carbohydrates, the proteins, and what? And the nucleic acid. Yes. So nucleic acid एक major biomolecule. क्या है ये? एक major bioMacromolecule. मॉलिक्यूल्स को भी मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स में डिफाइन कर सकते हैं या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। तो जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, हेंस दे आर क्लासिफाइड एज मैक्रोमोलिक्यूल। ओके, एंड दे पार्टिसिपेट इन व्हाट? दे स्टोर द जेनेटिक, दे ट्रांसमिट एंड ट्रांसलेट द जेनेटिक। एज यू कैन सी हियर, राइट, कि जो न्यूक्लियस है, एक सेल बना है, दिख रहा होगा आपको कि एक सेल है। इस सेल में क्या है? विद इन दिस सेल देयर इज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लिक एसिड होगा। दैट कैन बी डीएनए, दैट कैन बी आरएनए। ओके, जनरली आगे के लेक्चर्स में, जैसे हम अभी लेक्चर में एडवांस करेंगे, आई विल डिस्कस दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ। Suppose if there is DNA, from DNA RNA will be formed and that RNA is used as protein. और प्रोटीन जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल सब रोल प्ले, राइट। तो जो न्यूक्लिक एसिड है उसका मेनली स्टोरेज का काम होता है और ट्रांसमिशन का काम होता है ऑफ दी, और उसी इंफॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, प्रोटीन स्ट्रक्चरल फंक्शन परफॉर्म। दैट्स व्हाई न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ सो इम्पोर्टेंस। यस, अगर मैं बात करूंगी कोई भी मेजर बायोमैक्रोमोलिक्यूल, उसी से एक सेल बना है, राइट। सेल के कंपोनेंट्स हैं वो, उस सेल का अगर मैं बोलूंगी एक सेल इसी सर्वाइव कर पा रहा है, उसके पास मेम्ब्रेन है, अब वो मेम्ब्रेन भी किस, वो भी मॉलिक्यूल्स बनी है। तो बायोमोलिक्यूल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन सर्वाइवल ऑफ अ सेल। डेफिनेटली सेल इज द बेसिक फंक्शनल फंडामेंटल ऑफ लाइफ एंड सब इंटरकनेक्टेड, राइट। अगर मैं बात करूं कि न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी कैसे, तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है फ्रेडरिक मिशर से, जाता है फ्रेडरिक मिशर को। ही वाज स्टडीइंग ऑन ल्यूकोसाइट्स। साइट्स क्या? आप सभी को पता होगा ल्यूकोसाइट्स मतलब क्या होता है। ल्यूकोसाइट्स दैट इज व्हाइट ब्लड कॉपर सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। तो फ्रेडरिक मिशर was the person who discovered nucleic acid and he named it as nuclear. What he did? He named it as nuclear. और किस ईयर में किया था? 1869 में किया था। तो अगर मैं बात करती हूँ न्यूक्लियर उन्होंने नेम, he was not sure about what it is actually, but he was sure that it cannot be degraded by protease, RNA। उन्होंने ये सब अपने एक्सपेरिमेंट्स में करके देखा जब वो ल्यूकोसाइट्स पे वर्क कर रहे थे, that it cannot be degraded by simple protease. Yes, so hence he named it as nuclear. Later on, Richard Altman, 1889, he discovered that this nucleon will have acidic properties. में कैसी प्रॉपर्टीज होती है? एसिडिक प्रॉपर्टीज। फिर से रीनेम किया गया एज न्यूक्लिक एसिड। कैसे रीनेम किया गया? एज न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए, अगर आपके कॉलेजेस में जो इंटरनल असेसमेंट होता है उसमें अगर आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं तो ये सिंपल से एमसीक्यूज जाते हैं। न्यूक्लियन का नाम, न्यूक्लियस ने डिस्कवर किया था, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, लेटर ऑन हु नेम्ड इट एज न्यूक्लिक एसिड। ये सिंपल से इंटरनल असेसमेंट के आपसे क्वेश्चंस
पूछे जा सकते हैं। यस, so the credit for the discovery of nucleic acid goes to Friedrich Mischer. He named it as nuclein. Later on, Altman realized that it also has some acidic properties. Realized that means he did study, okay, experimental study ki, and then he came to a conclusion as acid. Yes, everyone? Okay, then moving on to the types. Moving on to the what? To the types of nucleic acids. अगर मैं types of nucleic acid की बात करूं तो nucleic acids can be of two types. Nucleic acids can be of two types, that is the DNA and the RNA. Yes, that is the DNA, deoxyribose nucleic acid, and the RNA, that is ribose nucleic acid. अब ये two types पे क्यों distinguish है? अगर मैं nucleic acid की बात करती हूँ तो हम बोलते हैं कि जनरली एसिड्स DNA एंड RNA, राइट? तो अब DNA क्यों बोल रहे हूँ या RNA क्या बोल रही हूँ मैं, अगर हम डिफरेंस देखें तो शुगर का डिफरेंस होता है। इनका स्ट्रक्चर अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो हम देखेंगे कि DNA में कैसा शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। कैसी शुगर होती है DNA? कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर, whereas RNA कंसिस्ट ऑफ राइबोस शुगर। अगर हम इन दोनों ही न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो DNA एज वेल एज RNA ये एक जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। जेनेटिक्स से आप क्या समझते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, जेनेटिक्स वो ब्रांच है इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ती है, कैसे कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है। इफ आई लुक सिमिलर टू माय पेरेंट या इफ आई लुक सिमिलर टू माय मॉम और माय डैड अ बिट सिमिलर, ऑफ कोर्स देयर कैरेक्टर्स हैव बीन इनहेरिटेड। यस, तो अब वो कैरेक्टर्स कैसे इनहेरिट की फॉर्म ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और वो जेनेटिक होती है इन दी न्यूक्लिक एसिड। मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स जो न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक कैरी करता है वो डीएनए हो, बट इन सम केसेस वायरसेस एक्सेप्ट, यहाँ पर आरएनए कैन आल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। यस, अगर मैं डीएनए और आरएनए की बात करूं तो डीएनए जैसा कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, whereas आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। यस, अगर मैं टाइप्स की बात करूंगी तो ऑफ कोर्स इसको दो टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ शुगर दैट इज फाउंड। ओके, इनका फंक्शंस अभी अलग रहेंगे, लेकिन अगर हम इनको स्ट्रक्चर वाइज देखें तो डीएनए कैसा होता है? डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। whereas आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। आरएनए का क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। यस, क्लियर? नेक्स्ट मैं बात करती हूँ अगर स्ट्रक्चर की, तो डीएनए आरएनए को हम साथ में बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो जनरली इफ आई से व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड मेड ऑफ, न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड, it is a polymer of nucleotide. What it is? It is a polymer of nucleotide. Polymer of nucleotide का पॉलीमर होता है ये न्यूक्लियोटाइड का। पॉलीमर मतलब कि चेन लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, उसमें फर्दर चेंजेस भी हो सकते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंड। तो इसका मोनोमर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर। न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर। एंड इसका पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। सपोज ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि एज मोनोमर्स एक्ट कर रहे हैं। ये क्या हैं? ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि एज मोनोमर्स एक्ट कर रहे हैं। व्हेन दे आर जॉइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ बॉन्ड्स। कौन सी बॉन्ड्स होती हैं ये भी हम देखेंगे। ओके, दे फॉर्म अ पॉलीमर। व्हाट दे डू? दे फॉर्म अ पॉलीमर। क्या बना लेते हैं वो? पॉलीमर बना लेते हैं। तो मैनी न्यूक्लियोटाइड्स, n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स come together to form a polymer of nucleic acid. Yes, तो ये न्यूक्लियोटाइड किससे? अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि ये बेसिक यूनिट जो हम बोल रहे हैं ये क्या है। अभी हम न्यूक्लियोटाइड्स को डिटेल में डिस्कस, तो डीएनए हो या आरएनए हो, they both belong to nucleic acids and they are polymer of nucleotide. So first of all, let's understand this basic unit, that what do you mean by a nucleotide?
Beginning with the nucleotide. So nucleotides are a structure comprises of sugar, nitrogen base and phosphate. A structure which is formed with the help of a sugar molecule, a nitrogenous base and a phosphate group. That structure termed as a nucleotide. The sugar is generally a 5-carbon sugar. The sugar is generally a 5-carbon sugar. Yes. So, what is a nucleotide? A nucleotide comprises of a sugar, a phosphate group and a nitrogen base. Now, the sugar can be a 5-carbon sugar. What do you mean by nitrogen base? Phosphate is derived from phosphoric acid. Okay, अब देखो इस पर phosphate present रहता है. हमने बोला न्यूक्लिक एसिड इज व्हाट? इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. अब देखिए अगर यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है तो फॉस्फेट पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. यस, हेंस न्यूक्लिक एसिड हैज नेगेटिव एसिडिक प्रॉपर्टीज. ओके, न्यूक्लिक एसिड के पास एसिडिक प्रॉपर्टीज, तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है. फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे. ओके, और अगर मैं बात करूंगी तो ये 5-कार्बन शुगर है. यहाँ नाइट्रोजनस बेस जुड़ा रहता है. जनरली नाइट्रोजन बेस जो रहता है वो शुगर से किस बॉन्ड की हेल्प से जुड़ता है? कोई बता सकता है मुझे किस बॉन्ड की हेल्प से जुड़ता है? विच बॉन्ड? और जो फॉस्फेट ग्रुप है ये किस बॉन्ड से जुड़ता है? तो ये तो एक न्यूक्लियोटाइड है. अब ऐसे और न्यूक्लियोटाइड्स कैसे आते हैं और किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? ठीक है, किस तरह की शुगर होती है, कैसे बॉन्ड बनाते हैं, आरएनए में किस तरह की शुगर होती है, डीएनए में किस तरह की शुगर होती है, ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले बिगिनिंग विद द शुगर. तो शुगर की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ 5-कार्बन शुगर and the basic difference between the two nucleic acid, that is the RNA and the DNA. RNA में राइबोस शुगर होती है. RNA में कैसी शुगर होती है? RNA consists of ribose sugar, whereas DNA nucleic acid consists of deoxyribose sugar. Yes, so 5-carbon sugar है. As you can see that these are the 5 carbons. Yes, so in case of ribose sugar, there is a presence of a hydroxyl group at 2' as well as 3' OH. 2' 3' दोनों पर ही OH ग्रुप. Whereas DNA में अगर मैं बात करती हूँ तो DNA में 2' पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट. तो जनरली क्या होता है, जब भी ये क्या है शुगर का स्ट्रक्चर, जब भी हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जब जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं तो 3' OH पार्टिसिपेट्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन. Whenever a nucleotide combines with another nucleotide to form a polymer of nucleic acids, the group which take part bond formation is the 3' OH group of the sugar. Okay, ये 3' OH group पार्टिसिपेट करता है. और अगर ये पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं रह जाएगा. जबकि आरएनए के केस में इसने पार्टिसिपेट करा भी तो भी 2' पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप रह जाएगा. इसी के कारण अगर हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए को कंपेयर करते हैं तो आरएनए इज अ अनस्टेबल मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू डीएनए. एज यू स्टडी, आपको सुना होगा या आप हमसे जुड़े रहिए, हम पढ़ा ही देंगे आपको कि पहले आरएनए आया था या डीएनए. ठीक है, पहले आरएनए आया था या डीएनए. तो आपने सुना होगा आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस. आरएनए था, बट आरएनए जो था वो एक अनस्टेबल मोइटी, अनस्टेबल मोइटी. तो लेटर ऑन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ much more as compared to RNA. Why? Due to the presence of the 2' OH in ribose sugar unstable. जबकि यही चीज डीएनए में एब्सेंट होती है, इसलिए वो स्टेबल होता है. तो ये शुगर का स्ट्रक्चर है. देखिए कभी भी आपके कॉलेज में पूछा जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, ओके, आपके इंटरनल असेसमेंट हो या आपके एग्जाम्स हो, तो उसमें अगर आप प्रॉपरली स्ट्रक्चर बनाकर आएंगे will give a more impact on your answer. Okay, ऐसा नहीं है सिर्फ आप लिखते जा रहे हैं कि 5 कार्बन. नो, प्लीज ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑल्सो. यस, एक बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज होती है हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर. So it is never like you write long paragraphs. Never write key points and then
जितना भी पॉसिबल हो जहाँ स्ट्रक्चर्स बन सकते, डायग्राम्स बन, राइट। ऐसा नहीं है आपको कि पूरा आपको प्लीज डू ड्रॉ दी स्ट्रक्चर, राइट। अगर आप एक लाइन लिख रहे हैं कि आरएनए इज अनस्टेबल एज कंपेयर टू डीएनए, एसिड की एक प्रॉपर्टीज में आप ये ओके स्ट्रक्चर में ड्रॉ दी डायग्राम एंड शो लाइक दिस, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल एब्सेंट है, और इसके के कारण स्टेबिलिटी हम करते हैं। ओके, ऑफ कोर्स तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे एज कंपेयर टू नॉर्मल आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन बेसिस, बात कर रही हूँ मैं आपके साथ नाइट्रोजन। So what are nitrogen bases? If I talk about, they are heterocyclic rings. Nitrogen bases consist of heterocyclic of the keto groups and the amino groups, and these heterocyclic rings will be called as purines and pyrimidines. What they are called as? They are called as purines, and if it is a double ring structure, it is called as purine. What? If it is a double ring structure, called as purines, and if it is a single ring structure, it is called as pyrimidine. रिंग जो है वो हेट्रोसाइक्लिक है। देखिए इसमें नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है। क्या है इसमें? नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी। यस और नो एवरीवन? तो अगर डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं तो उन्हें हम प्यूरिन्स बोलते हैं, अगर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं तो पिरिमिडीन। अगेन इनकी किन पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है? अगर हम बात करें तो इनकी फर्स्ट पोजीशन, अगर प्यूरिन की बात की जाए तो फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ एंड नाइन्थ। Nitrogen is present at, nitrogen group present at is at which position? 1, 7 and 9. ओके, वहीं हम पिरिमिडीन्स की बात करें तो किस पे प्रेजेंट होता है? 1 एंड, बात करें तो 1 एंड, ओके। तो ये नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट होता है? okay. कौन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, कौन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है? नाउ on these purines and pyrimidines, they are also classified further on the basis of what? Whether they contain a amino group or a keto group. In purines और pyrimidines को भी हमने further classify कर दिया है. This is the basic heterocyclic ring structure of the nitrogen base, that is the pyrimidine. Further, these purines and pyrimidines जो group they do contain, के basis पे उन्हें और divide कर दिया है. सबसे पहले हम बात कर लें purine की, then we will discuss about the pyrimidine. Okay, so सबसे पहले हम बात कर, तो देखिए प्यूरिन्स की, तो प्यूरिन्स के केस में हम क्या बोलेंगे? प्यूरिन बोलेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए दिस इज द पोजीशन। अगर कार्बन 6 पर अमीनो ग्रुप आ जाए, इफ there is a presence of amino group at carbon number 6 position, that is named as adenine. Such kind of a as what? Adenine. Okay, and this is what? This is an amino purine. What? Then amino purine. Okay, now वही हम बात करें ग्वानिन की बात करूं मैं आपके साथ। ग्वानिन, ग्वानिन, ग्वानिन में क्या होता है? ग्वानिन में 6th पोजीशन पे कीटो होता है। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है, एंड ऑन द सेकंड कार्बन देयर इज एन प्रेजेंस ऑफ, so the adenine is the amino form of purine whereas guanine is, okay, ये amino form है, ये कीटो। so these are the two major purines, that is adenine and guanine, generally abbreviated as adenine A and guanine as G. Abbreviated as what? Adenine A and guanine as G. Yes. Moving down to pyrimidines. What are pyrimidines? They are consisting of single heterocyclic ring. Single heterocyclic ring होती है इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे नाइट्रोजन। Whenever there is a presence of amino group at carbon 4, it is called as cytosine. What it is called as? Cytosine. सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, फोर्थ पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो इट इज कॉल्ड एज साइटोसिन। यस, एब्रीवेटेड एज C. Whereas अगर मैं बात करूं सिमिलरली, अगर कीटो ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन 4 पे,
क्या प्रेजेंट है, कीटो ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन 4 पे, तो इट इज कॉल्ड एज यूरासिल. व्हाट इट इज कॉल्ड एज यूरासिल. एंड यूरासिल टाइप ऑफ pyrimidine इज स्पेसिफिक टू आरएनए. इसके लिए स्पेसिफिक होता है, ये सिर्फ आरएनए न्यूक्लिक एसिड में मिलता है, डीएनए में नहीं मिलता. And the modified form of uracil where a methyl group is added onto the fifth carbon. एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा फिफ्थ कार्बन पे, उसे बोलते हैं थाइमिन. उसे क्या बोलते हैं, थाइमिन. इट इज फाउंड इन, वेयर इट इज फाउंड एवरीवन, इट इज फाउंड इन डीएनए. कहाँ मिलता है ये, डीएनए. तो दी प्यूरिन इंट्रैक्ट्स विद दी pyrimidine. तो प्यूरिन्स और pyrimidine नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ये आपस में इंट्रैक्ट कर सकते हैं. कैसे इंट्रैक्ट करते हैं अभी आगे हम देखते हैं. जनरली जो एडेनिन होता है इट पेयर्स विद थाइमिन इन डीएनए. इन डीएनए एडेनिन पेयर्स विद जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं. एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, whereas guanine pairs with cytosine of 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. और आरएनए में क्या होता है, अगर मैं आरएनए की बात करती हूँ तो एडेनिन पेयर्स विथ यूरासिल, whereas guanine pairs with cytosine of 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. यस. तो देखिए जो प्यूरिन है, एक प्यूरिन है, एडेनिन प्यूरिन है, वो pyrimidine के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. guanine प्यूरिन है, वो pyrimidine. यस. एक अमीनो फॉर्म है, एक कैसा फॉर्म है, दूसरा कीटो फॉर्म. यस, एक अमीनो फॉर्म है तो दूसरा कीटो फॉर्म. कैन यू सी हियर एवरीवन, यस और नो. यस, ना क्लियर है आप सभी को. तो दिस इज अबाउट द नाइट्रोजनस बेसिस. दिस इज व्हाट, दिस इज अबाउट द नाइट्रोजनस बेसिस. नाउ मूविंग डाउन टू फॉस्फेट ग्रुप. मूविंग डाउन टू व्हाट, मूविंग डाउन टू फॉस्फेट ग्रुप. तो द फॉस्फेट ग्रुप इज दिस ग्रुप. फॉस्फेट ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी फॉस्फेट ग्रुप. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉस्फेट ग्रुप विच इज टाइप फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड. और फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंस के कारण ही नेगेटिव चार्ज होता है. फॉस्फेट प्रेजेंस के कारण ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है. यस. तो व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड अगर हम बात करेंगे, तो अगर मैं इसका एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश, सपोज अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं, तो व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स, they are a polymer of nucleotides. What they are a polymer of nucleotides. Now these nucleotides, yes, they are a polymer of what, they are a polymer of nucleotides. Now these nucleotides are made up of what, they are made up of, they are made what, sugar, nitrogen base and the phosphate group. And what, and the phosphate group. yes, ये अभी तक जो हमने पढ़ा है वही बातें मैं आपके साथ डिस्कस. what, and the phosphate group. now this sugar may be of a type deoxyribose or ribose, or what, or ribose. अगर deoxyribose है तो उसे मैं क्या बोलूंगी, वो डीएनए में प्रेजेंट होगी. कहाँ प्रेजेंट होगी, डीएनए में. अगर राइबोज है तो कहाँ प्रेजेंट होगी, आरएनए में. नाइट्रोजनस बेसिस की बात करूंगी तो नाइट्रोजन बेसिस कैन बी अगेन ऑफ टू टाइप्स, दैट इज द प्यूरिन एंड द pyrimidine. व्हाट, दैट इज द प्यूरिन एंड द pyrimidine. यस और नो, प्यूरिन एंड प्यूरिन और pyrimidine. तो प्यूरिन्स की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें आते हैं एडेनिन एंड गुआनिन. और अगर मैं pyrimidines की बात करती हूँ तो pyrimidines में आते हैं thymine, cytosine and uracil. And whereas uracil is only present in RNA. Where is uracil present? It is only present in the RNA. Yes or no everyone? Clear? So this is about the, it is just a flow chart कि हमने क्या क्या डिस्कस करा है, राइट. तो इस तरह के फ्लो चार्ट यूज करके ही कुछ भी चीज समझाया करो. ठीक है, इस तरह के फ्लो चार्ट यूज कर ही स्टार्टिंग में अगर हम आंसर्स लिखते हैं हमारे, तो हमें स्टार्टिंग में कुछ फ्लो चार्ट्स के थ्रू बताना चाहिए कि हाउ वी विल मूव टुवर्ड्स दी आंसर, या हम आंसर को कैसे डिकोड करने वाले हैं, उसके क्या क्या पॉइंट समझाने वाले हैं. ओके, so this is all up till now what I have discussed with you. Okay, now देखिए
यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करती हूँ जो नाइट्रोजनस बेस होता है, अगर मैं बात करूँ ये नाइट्रोजनस बेस जो है, ये नाइट्रोजनस बेस शुगर से, ये शुगर है, द नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू दिस शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, शुगर से जो भी अटैचमेंट होता है वो किस तरह के बॉन्ड से होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। अब इससे अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए इसके 5 प्राइम एंड पे, तो एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ते हैं तो क्या बोलेंगे, 3 फॉस्फेट जुड़ते हैं तो क्या बोलेंगे। ठीक है, अगर सिंगल जुड़ता है तो मोनोफॉस्फेट, 2 जुड़ते हैं तो डाइफॉस्फेट, 3 जुड़ जाते हैं तो ट्राइफॉस्फेट। यस, और अगर कोई फॉस्फेट नहीं जुड़ता है तो इसे बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसाइड। So what is the difference between a nucleoside and a nucleotide? Yes, what is the difference between a nucleoside? अगर मैं एक न्यूक्लियोसाइड की बात करूं, एक न्यूक्लियोसाइड की और एक न्यूक्लियोसाइड की, ठीक? एक न्यूक्लियोसाइड की और एक न्यूक्लियोसाइड। So what is a nucleoside? It consists of sugar and a nitrogen base. Okay? शुगर है और नाइट्रोजन बेस है तो मैं इसे न्यूक्लियोसाइड बोलूँ। वहीं अगर मैं न्यूक्लियोटाइड बोल दे रही हूँ तो उसमें शुगर होगी, नाइट्रोजन बेस होगा, ठीक है, नाइट्रोजन बेस अलोंग विथ फॉस्फेट। तो अगर हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, अगर हम कभी भी न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं मतलब कि फॉस्फेट जुड़ा होगा, हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, नहीं, ये गलत है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ओके, अगर मैं बोल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल सपोज कि ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, so this is what, this is a nucleotide only, it consists of 3 phosphate। यहाँ पे आपको न्यूक्लियोटाइड नहीं लिख, ओके, यहाँ पे आपको न्यूक्लियोटाइड नहीं लिख, अगर आप न्यूक्लियोटाइड लिख रहे हैं तो वो सेल्फ अंडरस्टूड है कि इट विल कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेट, वेदर इट इज एनएमपी, लाइक इसे हम सकते हैं एनटीपी। अगर मोनोफॉस्फेट होगा तो मैं उसे एनएमपी लिख सकती हूँ, अगर डाइफॉस्फेट होगा तो डाइक से शो कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे शो करते हैं। तो जब भी हम स्पेसिफिकली लिखते हैं, ट्राइफॉस्फेट लगाते हैं, तो हम न्यूक्लियोसाइड वर्ड यूज करते हैं, न्यूक्लियोसाइड नहीं। क्लियर है, इतना क्लियर है? So this is the basic difference between a nucleoside and a nucleotide. A nucleoside consists of a sugar and a nitrogenous base, whereas a nucleotide will consist of a sugar and nitrogen base along with phosphate. Now, this is the monomer which makes the polymer. Now, how? Now, moving on to the question that how monomers join together, how monomers join or link together to form a polymer, link together to form a polymer, to form what? To form a polymer। ये कैसे होता है, ये बातें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लिंकिंग होती है जिसके कारण क्या हो जाता है, कैसे लिंकिंग होती है जिसके कारण हम ये बोल सकते हैं इनमें एक पॉलीमर बन जाता है। ठीक है, चलो ये देखते हैं हम। इसमें आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि न्यूक्लियोसाइड क्या है और न्यूक्लियोटाइड क्या है। यस, वाइवा बेस्ड क्वेश्चन है, इतने से आपके वाइवाज में जर्नल्स जो वाइवा लेने आते हैं, राइट। अभी देखो, अगर हम जैसे इस लेक्चर में तो मैं आपके साथ न्यूक्लिक एसिड का बेसिक क्लियर कर रही हूँ, वेराज मैं अलग से लेक्चर लूंगी डीएनए और आरएनए का। अगर हम डीएनए के आइसोलेशन की बात करें तो डीएनए कैसे आइसोलेट किया जाता है, यस, ये एक्सपेरिमेंट्स आपको आपके कॉलेजेस में करवाए भी जाते होंगे, तो उसके ऊपर स्पॉटिंग एक्सपेरिमेंट्स भी आते हैं, तो वो भी आप आईएफएस से जुड़े रहिए, वो भी आपको पता चलेगा कि स्पॉटिंग एक्सपेरिमेंट्स में आपको कैसे आंसर करना चाहिए, ओके, किस तरह से आपको रिप्लाई देना चाहिए, ओके, जस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट ऑल्सो। ठीक है, तो हम कुछ वो बातें भी डिस्कस करेंगे, जैसे डीएनए को चिल्ड इथेनॉल को हम आइसोलेट करते हैं, कैसे आइसोलेट किया जा सकता है, जब हम डीएनए और आरएनए को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ एसिड के बातें कर, ओके। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ फॉस्फोडाइएस्टर की, बात कर रही हूँ मैं आपके साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। So, the monomers are linked together to form a polymer with the help of a phosphodiester bond.
Rather, the nucleotides are linked together with the help of phosphodiester bond. So see here everyone, suppose this is what, ये एक शुगर है, आपको दिख रहा होगा ये शुगर है, ये एक बेस जुड़ा है, तो ये बेस थाइमिन है क्योंकि 5th पोजीशन थाइल है। ये फिर एक शुगर है, यहाँ पे साइटोसिन है, ये फिर एक शुगर है, यहाँ पे ग्वानिन है, राइट। ये जो बॉन्ड है जो आपको दिख रहा है, ये कैसा बॉन्ड है, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। कैसा लिंकेज है, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। यस, दिस इज अ glycosidic linkage, right? Now which atoms, which positions will take part in bond formation? Okay, which positions will take part in bond formation? अगर मैं बात करूँ तो the positions that take place is the 3' OH and the 5' phosphate. ठीक है, the bond, the phosphodiester bond is formed between 3' OH of sugar and 5' phosphate, 5' phosphate group. तो क्या होता है, यहाँ पे एक फॉस्फोडाइस्टर है, देखिए इससे ये जुड़ा है विद द हेल्प ऑफ एस्टर बॉन्ड। यहाँ पे ये कार्बन जुड़ा है 5th कार्बन इस ऑक्सीजन से विद द हेल्प ऑफ एस्टर बॉन्ड, और जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो इसे हम क्या बोलने लगते हैं, फॉस्फोडाइस्टर। व्हाट वी कॉल्ड इट एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा 5th कार्बन पे 3 फॉस्फेट, 5th कार्बन पे फॉस्फेट होना चाहिए, ट्राइफॉस्फेट। यस, हमेशा 5th कार्बन पे ट्राइफॉस्फेट होगा तो ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन पाएगा। अगर सिंगल फॉस्फेट होगा या 2 फॉस्फेट होंगे तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। जैसे सपोज यहाँ पे 3' OH है, राइट, और यहाँ पे दूसरी शुगर है, 5' एंड पे कितने फॉस्फेट होने चाहिए, 3 फॉस्फेट। ओके, फॉस्फेट होने, ये अल्फा फॉस्फेट, ये बीटा फॉस्फेट एंड दिस गामा फॉस्फेट। There should be always the presence of triphosphate. Then only what can occur, a reaction can occur. This free 3' OH will attack here and it will remove the beta and gamma phosphate and it will form a phosphodiester bond. ये जो अल्फा फॉस्फेट है, it will participate in formation of phosphodiester bond. But अगर ट्राइफॉस्फेट कंडीशन नहीं होगी तो ऐसा नहीं होगा। तो हमेशा 5' फॉस्फेट कैसा होना चाहिए, देयर शुड बी ट्राइफॉस्फेट्स होने, ट्राइफॉस्फेट, तभी ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन सकता है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे मैं आपके साथ बात करती हूँ डीएनए की, बात करती हूँ डीएनए की। अगर मैं डीएनए की बात करूँ तो डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए इट इज जेनेटिक मटेरियल इन 90% ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट। कहीं कहीं आरएनए भी एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, बट इन मेजॉरिटी डीएनए एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल। Stands for deoxyribose nucleic acid. Yes, consists of thymine as a base, जो कि आरएनए में नहीं मिलता है। Yes, कुछ एक्सेप्शन बातें कर रहे हैं हम। अगर मैं डीएनए की बात करती हूँ तो डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। ऐसा होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। यस, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, डीएनए का ऐसा स्ट्रक्चर आपको बहुत बार दिखा होगा। इट वॉज एल्यूसिएटेड बाय वॉटसन एंड क्रिक, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी, वॉटसन एंड क्रिक ने का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो एल्यूसिडेट बताया था। ठीक है, कैसा डीएनए दिखता है। तो जो भी पेयरिंग है उन्होंने ये बताया था कि तो प्यूरिन्स हैं वो पिरिमिडीन से पेयर कर सकते हैं, कुछ इस तरह से एडेनिन पेयर्स विद ग्वानिन, ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन, फॉर्मिंग अ हाइड्रोजन बॉन्ड, और डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होने के कारण ही स्टेबल होता है। एज वेल एज अगर हम बात करें तो डीएनए इज एंटी पैरेलल इन नेचर। कैसा होता है, एंटी पैरेलल नेचर। क्यों एंटी पैरेलल होता है नेचर में? ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं उसके लिए बेसिस आमने सामने आने चाहिए। यस, एंड इसकी एंटी पैरेलल नेचर के कारण ये हो पाता है कि पोलैरिटी इट रन्स फ्रॉम 5 to prime end and 3 to 5 prime। ओके, व्हाट इट इज एंटी पैरेलल इन नेचर। कैसा होता है ये एंटी पैरेलल होता है नेचर में। यस, नेक्स्ट देखो यहाँ पर इसका इस डायग्राम में, इस डायग्राम की हेल्प से बताया भी गया है। यहाँ पर देखिए
ये एंटी पैरेलल होता है, दिस इज द 5 प्राइम एंड दिस इज, तो रिवर्स ये है, एंटी पैरेलल है, सो दैट ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं ये ऐसे आमने सामने आ पाए और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर, और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते। देखिए डोनर एक्सेप्टर ग्रुप्स हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ये देखिए। तो अगर मैं बात करूंगी एडेनिन और थाइमिन रहेंगे तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, और साइटोसिन और ग्वानिन रहेंगे तो 3 हाइड्रोजन। कुछ इस तरह से डोनर और एक्सेप्टर सामने आते हैं एंड दे हेल्प इन द formation of hydrogen bonds. Hence, antiparallel nature of the DNA facilitates this, which makes the molecule stable. What? Which molecule stable? Yes or no everyone? Clear है इतनी बात? Next, अगर मैं बात करती हूँ तो ये कुछ dimensions हैं हमारे DNA। तो DNA की अगर मैं बात करूँ तो DNA exists in different forms. Can be A form of DNA, B form of DNA और Z form। तो मोस्ट कॉमनली जो डीएनए फॉर्म होता है बायोलॉजिकल, राइट, बायोलॉजिकल सिस्टम मोस्ट कॉमन डी का टाइप मिलता है, दैट इज बी फॉर्म ऑफ डीएनए। तो जो जनरल डायमेंशंस होते हैं बी फॉर्म ऑफ डीएनए के, अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो द डायमीटर इज 2 नैनोमीटर। व्हाट इज द डायमीटर? द डायमीटर इज 2 नैनोमीटर। ये सब विथ रिस्पेक्ट टू बी फॉर्म ऑफ डीएनए बोल रहे हैं, जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था। अब ये ए फॉर्म ऑफ डीएनए और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए क्या होता है, ये पता करने के लिए आपको हमारे जो डीएनए के लेक्चर्स हमने अपलोड किए तो इसके बारे में वो आप देख सकते हैं। Stay tuned to the channel for knowing more about the different types of DNA. Okay, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बी फॉर्म ऑफ डीएनए जो बायोलॉजिकल सिस्टम मोस्ट कॉमनली मिलता है उसके कुछ डायमेंशनल एनालिसिस बता रही हूँ। एंटी पैरेलल होता है नेचर में, यस। शुगर फॉस्फेट उसका बैकबोन बनता है, यस। बेसेस तो प्रोट्यूड होते हैं, बेसेस तो अंदर की तरफ प्रोट्यूड होते हैं, जो बैकबोन बनता है वो किससे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। व्हाट इट इज मेड अप ऑफ? इट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। लेंथ ऑफ हेलिक्स अगर मैं बात करूं तो इट इज 3.4 नैनोमीटर, यस। इसको एमस्ट्रॉन्ग में भी बता सकते हैं आप, 34 एमस्ट्रॉन्ग, ये 20 एमस्ट्रॉन्ग, ये 3.4 एमस्ट्रॉन्ग। डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स, distance between base pairs will be 0.34 nanometer. Yes, the distance between two base pairs, B is base, yes, is 0.34 nanometer. देखो ये मैंने बहुत ही सिंपल सा इंट्रोडक्टरी बात बताई है बी फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। अब ये हेलिक्स राइट हैंडेड होती है, ए फॉर्म है, बी फॉर्म है, जेड फॉर्म है, कौन सी लेफ्ट हैंडेड होती है, इन सब पे भी बहुत डिटेल में डीएनए पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल के सेशन में मैं आपसे क्या डिस्कस विथ रिस्पेक्ट, तो यही बात है, आपको ये जरूर समझना, इफ न्यूक्लिक एसिड इज आस्क्ड टू यू, यू डोंट नीड टू DNA as well as the RNA and the properties of nucleic acids in common and what is the difference that lies between. Okay, you don't need to explain the DNA whole. Yes, आपको एक्सप्लेन करना है, उसका इंट्रोडक्शन देना है, बट विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लिक एसिड पूरा डीएनए मत समझाइए, ठीक है। मतलब नहीं तो आप उसकी कुछ एक्सेप्शनल बातें भी बता देंगे, वो बताने के लिए अगर स्पेसिफिकली आपसे डीएनए के बारे में पूछा गया तब बताइए, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम functions of DNA. Now what is the major function of DNA? If I talk about, it is the permanent storage place for genetic information. Yes, so within DNA genes are present, yes, segments of genes, segment of DNA are referred as genes, yes. अगर DNA से मैं बात करूं तो DNA informative molecule, DNA is utilized to encode RNA and then RNA is utilized to encode protein. So flow of information is from DNA to RNA and RNA to protein. Hence जो DNA होता है वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है राइबोन्यूक्लिक एसिड के, आरएनए को कंट्रोल करता है। आप सभी को पता होगा डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए जो रहता है इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यस, ओके। The sequence of nitrogenous bases in DNA determines the protein development in new cells. अब जिस तरह के डीएनए सीक्वेंसेस प्रेजेंट है उसी से एनकोड होगा आरएनए, और वो आरएनए डिसाइड करेगा कि किस तरह का प्रोटीन बनना चाहिए, ओके। सो इट इज ऑल लिंक्ड, एज वेल एज डीएनए ऐसी मोइटी है जो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। डीएनए कैसी मोइटी है? ये सेल्फ रेप्लिकेट है, so it ensures faithful transfer of information after generation.
एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट या फंक्शन ऑफ डीएनए का है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ओवर जनरेशन। ओके, अगर डीएनए में इंफॉर्मेशन है तो अगर एक सेल डिवाइड हो रहा है, उस सेल में क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, द जेनेटिक मटेरियल, so that genetic material is passed down to generation after generation and it contains the information. Okay, each and every cell of the body consists of nucleus. Yes, ऐसे कोई सेल्स बता दीजिए जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। देखो, अगर सेल जब बनते हैं, जब वो इमेच्योर होते हैं, जैसे आरबीसी की बात कर ले तो उनमें न्यूक्लियस होता है। वंस दे आर मैच्योर्ड दे लैक न्यूक्लियस। टिप ट्यूब्स की अगर हम बात करते हैं प्लांट्स में, उनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, राइट। बट अगर हम बात करें जो भी इमेच्योर फॉर्म्स रहते हैं, वो मैच्योरेशन होते हैं, तब उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, शुरू में तो प्रेजेंट होता है। ओके, तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, उसी में इंफॉर्मेशन कारण एक सेल फंक्शन कर पा रहा है, प्रॉपर प्रोटीन बनता है। यस, so what is the function of DNA? Faithful information transferred over generations, as well as it includes the storage function, the transmission function. Along with it, it controls the process of transcription. Yes, it controls the process of transcription. नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आरएनए की बात कर रहे हैं अब हम आरएनए की। व्हाट इज आरएनए? आरएनए इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मोइटी। यस, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड बायोमोलिक्यूल। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ये। सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही ये सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा। अगर मैं बात करूँगी, ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए। आरएनए इज व्हाट? इट इज single stranded. Yes, it is what? It is single stranded. Yes, इसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन। वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए दैट इट आरएनए कंसिस्ट ऑफ यूरासिल नॉट थाइमिन। यस, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कभी भी अगर आरएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ले लेता है, ठीक है, अगर ये अपने ऊपर ही कॉइल हो जाता है तो इट इज रेडिली डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को सेल में सर्वाइव नहीं है, उसे रेडिली। यस, अब आरएनए का क्या फंक्शन होता है? अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए से डीएनए भी बनवाया जा सकता है और आरएनए से प्रोटीन भी बनवाया जा सकता है। ओके, आरएनए से क्या किया जा सकता है? आरएनए से डीएनए भी बनवाया जा सकता है, आरएनए से प्रोटीन भी बनवाया जा सकता है। आरएनए को सेंट्रल इन्फॉर्मेटिव मॉलिक्यूल बोलने लगे हैं। क्यों? क्योंकि आरएनए पे अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगती है तो इट कैन फॉर्म डीएनए, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। यस, whereas it can also encode protein. So RNA is also considered to be a central informative molecule. पहले डीएनए को बोला जाता था सेंट्रल इन्फॉर्मेटिव मॉलिक्यूल, अब आरएनए को बोला जाता है सेंट्रल इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आरएनए से हम डीएनए भी बनवा सकते हैं एंड प्रोटीन कोड करवा सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, ओके, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो एंजाइम लगती है उसे बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यस, अब आरएनए का फंक्शन क्या होता है? कितने तरह के आरएनए होते हैं? अगर मैं टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करूं तो कुछ इतने तरह के आरएनए हमें मिलते हैं। आरएनए अगर मैं बात करती हूं, सबसे पहले हम बात करते हैं एमआरएनए के, जो किससे बनता है? अगर मैं एमआरएनए की बात करूं तो इट इज एनकोडेड, सभी डीएनए से ही बनेंगे। एमआरएनए स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए को हम आरआरएनए बोल देते हैं और ट्रांसफर आरएनए को टीआरएनए बोल। तो अगर मैं बात करूं तो एमआरएनए में जो कोड प्रेजेंट है, एमआरएनए में जो कोड प्रेजेंट है, उस कोड की हेल्प से हम क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे। राइबोसोमल आरएनए क्या करवाएंगे? राइबोसोमल आरएनए विल हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, whereas tRNA helps to carry amino acid. Whereas tRNA does what? It helps to carry amino acid. What does it do? It helps to carry amino acid. इतना क्लियर है सभी को? यस। तो अगर मैं आरएनए की टाइप्स की भी बात करती हूँ तो एमआरएनए होते हैं, आरआरएनए होते हैं और टीआरएनए होते हैं। Basically, they are all helping in the process of protein synthesis, where mRNA is the messenger, contains the code for the protein synthesis, whereas tRNA acts as a adapter molecule,
लोअर लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखता है इसका, ओके। Whereas अगर राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो दे आर दी प्रोटीन मशीनरी, दे आर व्हाट, दे आर दी प्रोटीन सिंथेसिस, यस। तो व्हाट अबाउट इट्स फंक्शंस, अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो इट इज द प्रोटीन बिल्डिंग अपैरेटस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट इज द प्रोटीन बिल्डिंग अपैरेटस इन द सेल, it directs the synthesis of new proteins as well as some RNA can act as enzyme. What? Some RNA can act as enzyme and they are called as ribozymes. RNA can also act as enzymes. RNA can also act as enzymes. Yes, RNA can also act as enzymes and they are called as what? They are called as ribozymes. ये प्रोटीन सिंथेसिस में 23 SrRNA होता है, 28 SrRNA होता है, इसमें पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी है, ओके। अब ये क्या होता है इसे जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, यस। तो टॉकिंग अबाउट दी प्रॉपर्टी, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन जनरल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द डीएनए नाइदर द आरएनए, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज इन जनरल। अगर मैं न्यूक्लिक एसिड्स की बात करती हूँ तो न्यूक्लिक एसिड्स दे आर इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, ये कैसे होते हैं, अल्कोहल में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, अल्कोहल में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, बट ये रेडिली डिसॉल्व हो जाते हैं हॉट वाटर में और डाइल्यूट एल्कली टू फॉर्म एल्कली सॉल्ट। कैसे बना लेते हैं ये एल्कली सॉल्ट, ये इजीली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एज वेल एज एसिटिक एसिड से। तो जब भी देखिए आप डीएनए को आइसोलेट करना चाहते हैं तो जब भी आप सैंपल लेते हैं तो उसे एसिटिक एसिड में क्रश कर, यस। कोई भी सैंपल ले लीजिए, सपोज आपको लीफ से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, यस, तो आप उसको एसिटिक एसिड में क्रश, क्यों, क्योंकि वो आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाता है, यस, आसानी से वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। हम जनरली एसिटिक एसिड यूज करते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस। अब देखिए ये प्रॉपर्टीज तो सब लिखेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, they can be soluble in cold water and they can be easily dissolved in hot water and obtained in the form of alkali salts, yes। पर अगर हम बात करते हैं कि ये एक तरह का टेस्ट देते हैं दैट इज कॉल्ड एज द फेल्यूजन टेस्ट, कि ये एक डाई होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यस। क्या होती है ये एक डाई होती है, फेल्यूजन टेस्ट, ये डीएनए और आरएनए को डिफरेंशिएट करती है, बेसिकली ये डीएनए के लिए ही होती है, आरएनए में कोई टेस्ट ही नहीं देती, ठीक है, आरएनए में रिएक्शन ही ऑब्जर्व नहीं होगा तो वो नेगेटिव टेस्ट देगी, तो बेसिकली इट इज फॉर डीएनए, इज फॉर व्हाट, इज फॉर डीएनए ओनली। तो अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है और फेलिजन रिएजेंट हम डालते हैं तो रेड कलर बनता है, अगर डीएनए है तो रेड कलर इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ दिस डाई, यस, रेड कलर इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ दिस डाई एंड इफ डीएनए इज एब्सेंट कोई तरह का रिएक्शन एग्जिबिट नहीं होगा, कोई तरह का रिएक्शन एग्जिबिट नहीं होगा। तो ये फेलिजन टेस्ट भी आपको अगर ये डाई अवेलेबल है आपके लैब्स में तो करवा सकते हैं, नहीं तो ये बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है टू आइडेंटिफाई डीएनए या न्यूक्लिक एसिड डीएनए को आइडेंटिफाई करने। तो बाकी अगर मुझे या आरएनए चाहिए तो मैं उन्हें प्रेसिपिटेट करवा सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ एसिटिक एसिड। आरएनए को आइसोलेट करने का एक बहुत ही अलग मेथड होता है जिसे हम ट्राइजोल मेथड बोलते हैं, यस एवरीवन। तो देखिए आज के लेक्चर को अगर मैं समराइज करूं तो हमने सिर्फ और सिर्फ विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए को सीखा है। नाउ यू बी स्टे ट्यून्ड विद आईएफएस, क्योंकि हम अलग से डीएनए पे लेक्चर्स लेंगे, अलग से आरएनए पे भी लेक्चर्स लेंगे, उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे, उनके स्पेसिफिक डायमेंशन एंड टाइप्स भी डिस्कस। तो आई होप दिस मच इज क्लियर एवरीवन, ओके। आपको अगर कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, डेफिनेटली वी विल बी हैप्पी टू आंसर यू, यस एवरीवन। एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आपके लिए, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद बात रहेगी आपके लिए, दैट वी विल बी कमिंग लाइव ऑन 1st November at 5 PM ऑन यूट्यूब। तो देयर विल बी अ मेगा अनाउंसमेंट, एक ऐसा अनाउंसमेंट ऑफकोर्स जो आपकी जो बीएससी और एमएससी की जर्नी है उसे कंसेप्चुअल बनाएगा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें, राइट। तो प्लीज डू जॉइन अस एट live on YouTube at 5 PM. Okay, so we will be waiting for you people and I hope that's all from my side. Okay.
So thank you everyone and happy learning, and do subscribe to IFS channel and press the bell icon so that हम जो भी कोई न्यू वीडियोस अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक द वीडियो, क्योंकि अगर आप बाद में कभी ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं तो आपको फिर से वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली इट विल लाई इन योर लाइक। ओके एवरीवन, so happy learning.